हेलो स्टूडेंट्स, हरदा डिग्री कॉलेज हरदा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल की प्रोसेस को समझने वाले हैं। वर्किंग कैपिटल है क्या? इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पूरा सिलेबस जो MBA थर्ड सेम फाइनेंस ग्रुप के स्टूडेंट है उनका जो फाइनेंशियल ग्रुप आपने जो लिया है, तो फाइनेंस ग्रुप जो लिया है उस फाइनेंस ग्रुप का ये पेपर है। ठीक है, पेपर का नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो उसका मैंने सिलेबस आपको इसके पिछले वीडियो में पूरा बताया था। ठीक है, आज हम देखेंगे कि उसके सिलेबस की जो फर्स्ट यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट के कुछ पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर हम समझते हैं। ठीक है, चूंकि प्रयास किया है इसमें हिंदी और नीचे PDF में इंग्लिश भी, अपने इंग्लिश और नीचे PDF में हिंदी भी दिया हुआ है, तो दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट उससे जो मटेरियल है वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, देखिए देखते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। आप यहां देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल अगर हम सिंपल सी बात करें कि कैश रिक्वायर्ड ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, मतलब सीधी सी बात अगर हम करें कि हमको अपने बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड अगर कोई कैपिटल की जरूरत पड़ेगी तो उस कैपिटल का नाम होता है वर्किंग कैपिटल। आप ये डेफिनेशन में देख रहे होंगे, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहला ही पॉइंट आता है कि हमको हमारे बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल क्या करना है, परचेस करना है। अब जब आप रॉ मटेरियल परचेस करोगे तो आपको कैश की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी, रोकड़ की जरूरत पड़ेगी। बस वहीं से शुरुआत हो जाती है वर्किंग कैपिटल। यानी कैश से रिलेटेड जो जो रिक्वायरमेंट आपकी होती है, जो जो आपको ज़रूरत होती है, उस कैपिटल का जो यूज़ होता है वो वर्किंग कैपिटल के रूप में ही होता है। ठीक है, तो आप उसको देखेंगे यहाँ पर, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, कन्वर्जन देयर ऑफ इनटू फिनिश्ड गुड्स। मतलब रॉ मटेरियल के परचेस करने से लेकर के उसको फिनिश्ड गुड्स तक जो कंप्लीट हम कराते हैं, वहां तक की पूरी प्रोसेस में आपको कई जगह पर कैश की ज़रूरत पड़ेगी। बस वही वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, वही सीधी सी बात करें, हम रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे तो पैसे लगेंगे आपको, लेबर प्रोडक्ट को बनवाओगे तो लेबर चार्ज दोगे, वो आपका अमाउंट कैश देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट वाले को कैश पेमेंट करना पड़ेगा। ये सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं कैश का यूज़ करना पड़ेगा ना आपको। बस वही क्या कहलाता है, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ऑन अ डेली बेसिस टर्म एज वर्किंग कैपिटल। मतलब डे बाय डे आपको कहीं ना कहीं कैश की जरूरत पड़ेगी तो वो वर्किंग कैपिटल के रूप में ही होता है। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये डेब्टर्स और क्रेडिटर्स। ठीक है, और एक आया है इन्वेंट्री। ये तीन चीजों में आपको ज्यादातर वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। एक तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। भाई इन्वेंट्री की जब हम बात करते हैं, स्टॉक की बात करते हैं, स्टॉक जो होता है वो मेन तीन चीजों पर बनता है। इसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल, उसके बाद आएगा तो उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस पे लेकर के आएंगे, और फिर वर्क इन प्रोग्रेस काम करते 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 जो है वो आपका फिनिश्ड गुड्स का काम करेगा। ठीक है, मतलब मटेरियल बन करके तैयार हो गया। इन तीनों में आपको जहां जहां पर पैसे की जरूरत पड़ेगी बस वही वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, डेटर्स और क्रेडिटर्स, किसी को आपने उधार बेच दिया तो वो आपको पैसे देगा, और जब पैसे देगा तो आपने जिससे उधार खरीदा था उसको आप उसका पेमेंट कर देंगे। तो ये डेटर्स और क्रेडिटर्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये वर्किंग कैपिटल के बारे में डेफिनेशन भी लिखी हुई है, अलग अलग राइटर, अलग अलग प्रोफेसर्स ने जो है उसकी डेफिनेशन बताई है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब कंपोनेंट्स की बात करते हैं हम, कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। यहाँ आप देख रहे होंगे वर्किंग कैपिटल को दो भागों में बांट दें हम, एक होती करंट एसेट और एक होती करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में पैसा आएगा और करंट लायबिलिटी में आपके पास से पैसा जाएगा। कैश आना और कैश का जाना, ये आपके कंपोनेंट्स के रूप में यहाँ पर बताया है। ठीक है, देखिए आप ये नाम दिखाई दे रहे हैं आपको, कैश। कैश से तो सभी लोग परिचित हैं, है ना, बिना पैसे के तो आगे गाड़ी बढ़ती नहीं है। तो कैश करंट एसेट है। उसके इक्विवेलेंट में आप ये बोल सकते हो कि बैंक, आपका पैसा कहाँ जमा है, बैंक में जमा है, तो आप बैंक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। आजकल तो सबसे अच्छा एग्जांपल, बहुत सारे लोग बैंक का यूज़ डेली लाइफ में कर रहे हैं। ठीक है ना, QR कोड आप सभी लोग जानते हैं, स्कैन करते हो और उसका पेमेंट कर देते हो। तो आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपका पैसा जो बैंक में डिपॉजिट है
उस बैंक के थ्रू आप सामने वाले को उसका पेमेंट कर दे रहे हो, ठीक है ना। आज की कंडीशन में देखें तो डिजिटल करेंसी जो है, डिजिटल पेमेंट जो है वो बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है, ठीक है ना। छोटे से छोटे पेमेंट के लिए हम कैश का यूज़ ना करते हो सीधा डिजिटली पेमेंट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। कई बार हम कोई मटेरियल खरीदा, 10 रुपये का मटेरियल भी लोग 10-10 रुपये तक भी, 5-5 रुपये तक भी ऑनलाइन पे कर रहे हैं एप्लीकेशन के माध्यम से, ठीक है। तो बस उसमें आ गया इक्विवेलेंट, आ गया अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब होता है आपने किसी को उधार माल बेचा है तो उसके बारे में चीज़ यहाँ पर आ गई, उससे आपको पैसे लोगे, उससे आप पैसे लोगे, वो अकाउंट रिसीवेबल कहलाएगा। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, जो स्टॉक रखा हुआ है वो एक समय बाद सेल होगा तो वो करंट एसेट यानी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और प्रीपेड एक्सपेंसेस ये करंट एसेट्स के रूप में माने जाते हैं। और जस्ट इधर देख रहे होंगे आप करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में देखो अकाउंट्स पेएबल, जिनको आपको शॉर्ट टर्म में पेमेंट करना है, जिनको हम क्रेडिटर्स बोल सकते हैं, बिल्स पेएबल बोल सकते हैं। शॉर्ट टर्म डेब्ट्स, छोटे छोटे कम समय के लिए जो आपने डेब्ट्स ले रखे हैं उनको पैसे देना पड़ेंगे, वो। एक्रूड लायबिलिटीज, एक्रूड लायबिलिटीज ये भी वही शॉर्ट टर्म वाली लायबिलिटी हो गई जिनका पेमेंट हमको डे बाय डे या टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। और एक रेवेन्यू बोल सकते हो आप इसमें कि वो रेवेन्यू का भी कहीं ना कहीं आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें आप इसको बोल सकते हो भाई इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती है, आउटस्टैंडिंग आ जाता है, ठीक है। और भी ये पॉइंट यहाँ पर कम लिखें, एक आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी भी इसमें शामिल की जा सकती है जिनका पेमेंट हमको करना पड़ेगा, ठीक है। क्रेडिटर्स आ गया, बिल्स पेबल आ गया, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी आ गई, बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, ठीक है। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आ गया, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी करंट लायबिलिटी के अंतर्गत आ जाती हैं, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर एक छोटा सा फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल का। नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है, देखो दो चीज़ें आपको याद रखना है। एक है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब जितनी भी करंट एसेट हैं, पूरी करंट एसेट को एक जगह पर जोड़ लो, वो आपकी बन गई ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और उस करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को क्या कर दो, माइनस, तो बन जाएगी नेट वर्किंग कैपिटल। ये छोटा सा फंडा आप याद रखेंगे, इसको देख लेंगे, ठीक है। एक छोटा सा चार्ट देखो मैंने और बताया है यहाँ पर, वर्किंग कैपिटल का कैसा साइकिल है, कैसा यूज होता है, किस प्रकार से वर्किंग कैपिटल वर्क करती है। देखो कैश, कैश से आपने खरीदा रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को यूज किया फिनिश्ड गुड्स में, फिनिश्ड गुड्स को आपने सेल किया होगा तो सेल करने के दो तरीके होंगे, या तो नगद उसी समय आ गया होगा, या हो सकता है कैश नहीं बिका, उधार बेचा आपने, तो जिनको बेचा वो अकाउंट रिसीवेबल कहलाए। और अकाउंट रिसीवेबल यानी डेटर्स वगैरह ने आपको कुछ समय बाद क्या कर दिया, कैश दे दिया, ये आपके पास कैश आ गया। ये एक पूरा साइकिल है वर्किंग कैपिटल का, ठीक है ना। एक चक्र है जो कैश से शुरू हुआ, कैश का यूज हुआ और धीरे धीरे वापस कैश आपके पास रिसीव हो गया, बस इसी को हम वर्किंग कैपिटल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो आप नेचर ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के कुछ अलग अलग नेचर हैं, उनको भी हम समझ सकते हैं कि कहाँ पर कैसे क्या यूज़ किया जाएगा। तो जैसे सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, ये नंबर पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे शॉर्ट टर्म नीड। पहला पॉइंट इसमें है कम समय के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है वर्किंग कैपिटल के लिए। कम समय में बोल सकते हो भाई, बहुत सारी रेगुलर बेसिस वाली ज़रूरतें होती हैं, नीड होती है, जिसमें आपको वर्किंग कैपिटल का यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। कैश की ज़रूरत आपको पल पल पे पड़ेगी। जब आप बिजनेस लेकर के बैठे हो, बिजनेस को ऑपरेट करोगे तो पल पल पे आपको कैश की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कैश कहाँ से आएगी, वही वर्किंग कैपिटल का एक हिस्सा माना जाता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म नीड, कम समय की जो ज़रूरतें हैं उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। सर्कुलर मूवमेंट, कहीं ना कहीं जैसे अभी अपन ने एक बात की थी ना कि कैश था, उससे रॉ मटेरियल खरीदा, फिर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया तो लेबर चार्ज दिया होगा, ट्रांसपोर्टेशन दिया होगा, फिर वो सेल आउट हुआ तो कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह पे किए होंगे, उसके बाद डेटर्स के रूप में कन्वर्ट हो गया, वो डेटर्स ने हमको पैसे दे दिए, ठीक है। हो सकता है हमने उसको कुछ डिस्काउंट वगैरह या कमीशन किसी को दिया हो कि भाई उससे पैसे लाना है, तो हमने कोई एजेंट नियुक्त किया हो, एजेंट को कुछ कमीशन दिया होगा। ये सब छोटे छोटे एक्सपेंसेस के रूप में हमारे पास से पैसा गया होगा, तो वो सब वर्किंग कैपिटल का ही हिस्सा माना जाता है, ठीक है। ये पॉइंट लिखे हुए हैं, आप इससे समझ सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से इसमें बताया गया है ना। फ्लक्चुएशन में ज़रूरत पड़ती है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब एक इसको बोल सकते हो तरलता।
जो आपकी वर्किंग कैपिटल होती है वो बहुत लिक्विड है। लिक्विड एसेट यानी बहुत तरल संपत्ति के रूप में मानी जाती है। आपको तरल संपत्ति सबसे तरल संपत्ति कौन सी है? कैश, जिसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जाओ, ये पेन लेना है, पेन के बदले में पैसे दोगे और बदले में सामने वाली पार्टी आपको पेन दे देगी। आपने पैसे दिए, उसने आपको पेन दे दिया, दोनों की जरूरत यहाँ पर क्या हो गई? पूरी हो गई। ये सबसे ज्यादा जो लिक्विड एसेट मानी जाती है वो क्या मानी जाती है? कैश मानी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उसके नेचर के रूप में यहाँ पर पॉइंट्स बताए गए हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे 6-7 पॉइंट नेचर के रूप में। फिर वही बात जो अभी मैंने आपको एक चार्ट के रूप में बताई थी, कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल का ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को क्या करना है? माइनस करना है। जो पहली यूनिट है आपकी बहुत ईजी है, मैक्सिमम पॉइंट थ्योरी के ही इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए हम एक छोटा सा चार्ट और दिया हुआ है किस किस रूप में हम वर्किंग कैपिटल को यूज करते हैं। देखो, कैश, परचेस, रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन, फिनिश्ड गुड्स, कस्टमर इनवॉइस, अकाउंट्स रिसीवेबल, उससे फिर पैसा कलेक्ट हो जाएगा, कलेक्ट होगा तो वापस काय में आ सकता है? कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट में अभी आपको बताया 2 प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। सकल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी। सकल कार्यशील पूंजी मतलब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में, जैसे अभी मैंने आपको बोला था, पूरी करंट एसेट को जोड़ दो तो आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहलाएगी। और उस ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में से करंट लायबिलिटीज जितनी भी हैं उन सबको क्या कर दो? माइनस कर दो, तो आपकी बन जाएगी नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं करंट एसेट के, कौन कौन से हैं ये देखो, ये आप देख सकते हैं। इसमें कैश है, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, शॉर्ट टर्म लोन है, इन्वेंट्रीज है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टोर्स है, फिनिश्ड गुड्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्रूड इनकम है। ये सब करंट एसेट के एग्जांपल है। ये थ्योरी में आप लिख सकते हो, आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर एक और पॉइंट दिया है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो अभी हमारा सिलेबस में है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किन किन जगह पर यूज होता है? देखो, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, तरलता संबंधी प्रबंध होता है। अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट, अकाउंट रिसीवेबल आप जानते ही हो, अकाउंट रिसीवेबल मतलब डेप्टर्स वगैरह, एक डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, ये वाली चीज़ आ जाएगी। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, इसके भी 2 फार्मूले हैं। अभी मैं आपको इसके अगले वीडियो में जो है वो फार्मूले बताऊंगा कि अकाउंट रिसीवेबल के कौन कौन से फार्मूले बनते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में एक निकलता है स्टॉक टर्नओवर रेशो, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो का जो फार्मूला है वो कहलाता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और अपॉन में आता है एवरेज स्टॉक। तो वो कैलकुलेशन अभी अपन देखेंगे अगले वीडियो में। अकाउंट्स पेएबल, यहाँ अकाउंट्स रिसीवेबल में डेटर्स आता है और अकाउंट पेएबल में आता है क्रेडिटर। ये ठीक है, अगर अपन इन दोनों को अलग अलग भागों में बांटे तो रिसीवेबल मतलब डेटर्स और पेएबल मतलब क्रेडिटर्स के अंतर्गत आता है, तो आ जाएगा। और शॉर्ट टर्म डेप्ट मैनेजमेंट होता है। ऐसे करके एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में कुछ 2-3 फॉर्मूले हैं जिनको अपन अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हालांकि थ्योरी पार्ट ज़्यादा आएगा, प्रैक्टिकल कम आएगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, देख लो। ये जो मैंने एग्जांपल वहाँ करंट एसेट का लिखा हुआ था, यहाँ पर एग्जांपल देखो करंट लायबिलिटी का हो गया। बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, एक्रूड, या इसको बोल सकते हो अनएक्रूड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। और शॉर्ट टर्म लोन है, डिविडेंट है, ये सब चीज़ें आपके वर्किंग कैपिटल में करंट लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। चल दायित्व है ना, ये चल दायित्व है, वो चल संपत्तियाँ। और एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, आप ये देखो, पूरा ये करंट एसेट है और ये करंट लायबिलिटी है। अगर हम केवल करंट एसेट को जोड़ दें, सिर्फ करंट एसेट को जोड़ दें, तो ये बन जाएगी आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ये इन सबको जोड़ दो, 1 2 3 4 5, पांचों को जोड़ दिया तो 99,250 ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बन गई। और उस ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में से पूरी करंट लायबिलिटी को क्या कर दो? माइनस कर दो, तो बन जाएगी आपकी नेट वर्किंग कैपिटल। ये आपका पूरा पॉइंट था, पहली यूनिट का जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वो आपको मैंने यहाँ बता दिया। ये इसका डिटेल हिंदी में भी यहाँ नीचे दिया हुआ है। ठीक है, इसका PDF भी मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप पर, तो आपको हिंदी में भी कुछ मटेरियल इसका मिल जाएगा और इंग्लिश में ये ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका वर्किंग कैपिटल वाला पॉइंट था पहली यूनिट का। पहली यूनिट की में मैक्सिमम पार्ट थ्योरी का है, मतलब मान के चलिए 70% 80% थ्योरेटिकल पार्ट है, वो आपको बताया। कुछ छोटे छोटे
फॉर्मूले हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो है, डेब्ट इक्विटी के बाद आपका ये स्टॉक टर्नओवर है ना, डेब्टर टर्नओवर है, क्रेडिटर टर्नओवर है, करंट वर्किंग कैपिटल निकालना है वो है। ऐसे कुछ 4-5 फॉर्मूले हैं, वो 4-5 फॉर्मूले को हम इसके माध्यम से अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे। ठीक है, थैंक यू।